पार्टिसिपेंट्स, वो तमाम टीयर्स जो है ना, सारे बच्चे जो हैं वो उसमें से कुछ ना कुछ सीख लें। इसलिए मैं एडवांस जो लेवल पे लोग हैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी कुछ ना कुछ उनके सेटिस्फेक्शन हो, और इस तरह से जो बिगनर्स हैं वो, और इतना मुश्किल ना कर जाऊं कि जो बिगनर्स हैं वो कहें हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ये होता है ऐसी क्लास में जहाँ डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं। और इसलिए मुझे थोड़ा पहला जो मैंने सेशन किया उसको मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल रखा। लेकिन आप लोगों को बताना भी तो है कि बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इसने तो इंसानियत के सफर को चेंज कर दिया है। और हम इस प्लेनेट पे जहाँ डरे हुए सहमे हुए अंधेरे में बैठे थे, अब हम इस प्लेनेट को कंट्रोल कर रहे हैं। वजह क्या है? साइंटिफिक मेथड और उसके नतीजे में होने वाली इनोवेशन, और उस इनोवेशन में होने वाली डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया। तो इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो अगर कुछ लोगों को एट द एंड ऑफ द टाइम इतनी ग्रैस्प ना हो इन चीजों की, तो परेशान नहीं होना। चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग में इवॉल्व होती हैं। हम मुसलसल कोशिश करते रहें। मैं भी आज जिस जगह पर हूं, तो मैं यहाँ पर शुरू में से तो नहीं था, लेकिन मुसलसल सीखता रहता हूँ। और अब भी मैं आप लोगों के साथ अगर मैं एक इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो इसका सबसे ज्यादा पर्पज मेरा ये है कि मैं सीखूं। तो कहते हैं ना, महद से लहद तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो मैं सीखता रहता हूँ, और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से मैं और ज्यादा सीखता हूँ जब आप रिस्पॉन्स देते हैं। तो आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। और मैंने आपकी वजह से आपकी तसल्ली के लिए मैंने स्टार्ट लिया यहाँ से कि ये आपको अब नजर आ रही है इसकी स्क्रीन मेरी? मैं एक दो बार फिर मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी सर, नजर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फाइंडिंग अ रिसर्च गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स हमेशा इसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल करते हैं। वो मेरे पास आते हैं, बड़ी सादगी से पूछते हैं, सर जी को टॉपिक तो बताएं, रिसर्च करनी है। तो मैं मैं हंस पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप के लिए क्यों इतना मुश्किल हो गया टॉपिक ढूंढना? जिस जो आपने पढ़ा है, उसमें पहले तो उसके दायरे में रहें और टॉपिक ढूंढें जो आपने पढ़ा है। तो आपकी डोमेन क्या है? वो बताते हैं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट। ठीक होगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। अच्छा, फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ। तो मैं कहता हूँ इसमें भी काम जरूरी है, इसमें भी बहुत ज्यादा गैप है। तो लेकिन जनरल ये जवाब होता है मेरा उनको। मैं उन्हें फिर ये एक बात समझाता हूँ कि आप के दौर में जो चीज़ है हमारे दौर में नहीं थी। आपके दौर में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो यूज़ है रिसर्च में अब बढ़ता जा रहा है। अगर हम कहें कि हमें एआई का इस्तेमाल नहीं करना, तो हम ऐसे ही है जैसे किसान से उसको उसका ट्रैक्टर लेके हम उसको हल पकड़ा दें कि भाई तुम हल से फसल की आबियारी करो। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना अब। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रिसर्च में अब बिलअमूम हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों एक रिसर्च आई है एमआईटी की, और वो अगर कहेंगे तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि चैट जीपीटी का यूज करने वाले और चैट जीपीटी का यूज ना करने वाले कितना ब्रेन अपना इस्तेमाल करते हैं। तो जो नई चैट जीपीटी को यूज करते हैं और अपने ब्रेन को यूज करते हुए राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उनका ब्रेन जो है वो 48 यानी परसेंट उसका रिस्पांस उसे वो आया उस रिसर्च के नतीजे में। और जो यूज करते हैं उनका ब्रेन का जो रिलैक्सेशन थी, वो 12% तक आ गई, कि वो रिलैक्स हो गए कि अब ये काम करेगा हमारा। तो हमारे ब्रेन जो होता है ये आराम पसंद होता है, ये सुकून की तलाश में रहता है, और ये सीखने से घबराता है। तो हमें अब ये भी चैलेंज आया हुआ है हमारे सामने कि एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जहनी सलाहियतें कहीं वो इतनी कमजोर ना पड़ जाएं, और एआई इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि वो हमें कंट्रोल करने लग जाए। तो इस पर भी अलग से कोई सेशन कर लेंगे किसी वक्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे है रिसर्च में। तो इस पर अलग से एक सेशन होगा, तो जिसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने एआई का यूज कैसे करना है। लेकिन अब हम ट्रेडिशनल पाथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आपने रिसर्च गैप ढूंढना है, तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। और आपने कोशिश करनी है कि उससे ये पूछना है, प्रॉम्प्ट अच्छी बनानी है कि ये बताइए कि जो मेरी डोमेन है, मेरा जो फील्ड है, जैसे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाता हूँ,
हूँ। इसी तरह से आपके अपने अपने फील्ड्स होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप उस सब्जेक्ट्स में आप उसे ये पूछें कि अगर आप रिसर्च उसमें पीएचडी कर रहे हैं, अपने रिसर्च में फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायो में कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंसेज इवन, तो आप उसे ये पूछें कि इस 21st सेंचुरी में आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 50 ईयर्स में आप अंदाजा लगाएं कि आप को आपकी रिसर्च की जरूरत कब पेश आएगी, आप जॉब में कब होंगे, आप अंदाजा लगा लें। तो आप उससे ये पूछें कि इतने साल बाद ये जो मेरा फील्ड है, इसमें जो नए फील्ड की प्रोजेक्शन हो रही है वो कहाँ तक जाएगी। तो जब आप उसे ये पूछेंगे तो वो आपको इतने सारे फील्ड्स निकाल के देगा कि आपका जो ये फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, ये इसकी जो प्रोजेक्शन है आने वाले 50 सालों में, आने वाले 30 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में, वो प्रोजेक्शन कहाँ तक जाएगी। तो फिर आप उसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से मुझे वो एरिया दो जो मार्केटेबल हो, जो रिसर्चेबल हो, जो जिसके बाद मैं कंसल्टेंसी की तरफ जा सकूं, और यानी लोगों को पता हो कि मैं वाहिद इस फील्ड का बंदा हूं। तो वो फिर आपको वो फील्ड्स नए देगा, आप हैरान होकर रह जाएंगे। ये चीज हमारे दौर में नहीं थी। तो मैंने फिर इस तरह से, जो मेरे बच्चे हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जब रिसर्च करवाता हूँ तो मैं सारी फ्यूचर प्रोजेक्शन के साथ और मार्केटेबिलिटी के, जो मार्केट के साथ जुड़े भी हूँ और जो जो नॉलेज के साथ भी जुड़े हों, तो मैं वो टॉपिक डोमेन्स तलाश करता हूँ कि किस एरिया में रिसर्च है। फिर उसमें जाकर मजीद आगे थोड़ा सा सफर करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता कि आप मेन एरियाज के बाद उसके अंदर नैरो डाउन करना है आपने। तो हम काफी अच्छी इस तरह से जो एआई का इस्तेमाल करते हुए रिसर्च गैप्स निकाल लेते हैं। तो फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन में रिसर्च गैप ज्यादा होते हैं, जबकि आप हिस्टोरिकल काम करेंगे तो उसमें रिसर्च गैप्स आपके कम होते हैं। तो मैं अब, ये तो था एक थोड़ा सा रिसर्च गैप की तरफ, जो मेरा मेथड है मैंने वो आपको बताया। आप इस मेथड को अप्लाई करें, यकीन करें आपको बड़े बड़े अच्छे फील्ड नजर आएंगे काम करने के। और मैं कहता हूं कि आपने जो जिसमें एमफिल बीएस किया और उसी में एमफिल करें, उसी में पीएचडी करते चले जाएं, और उस रिसर्च और उसी में आपकी सारी रिसर्च होनी चाहिए, और एक एरिया हो आपका। आप जर्नल रिसर्च नहीं करने के, जिधर से भी आपने देखा कोई रिसर्च का टॉपिक है तो आप उधर घुस जाएं। जब आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा उसमें आपको नुकसान होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, ये जुमला आपको सुनने को मिलेगा। और वो जो जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी है उसके पीछे आपकी जो कैरियर प्रोजेक्शन है, उसमें वो देखते हैं कि शुरू से ही एक माइंड फ्रेम है, एक ओरिएंटेशन है, एटीट्यूड नजर आ रहा है इस फील्ड में इस बंदे का। तो हम मल्टी टास्कर बने हुए हैं, तो ये रिसर्च में ऐसा ना कीजिए ताकि आपकी रिसर्च का, आपका कैरियर अच्छा डेवलप हो जाए। तो मैं अब आता हूँ कि रिसर्च गैप क्या होता है। व्हाट इज द रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप की डेफिनेशन ये है, अ रिसर्च गैप मींस समथिंग दैट रिसर्चर वांट टू नो। ये वो एरिया होता है जहाँ रिसर्चर चाहता है कि वो जानना चाहता है वो, बट हैजंट बीन स्टडीड प्रॉपरली येट, उसने उसके एरिया को पढ़ा भी नहीं है अच्छे तरीके से। इट शोज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू रिसर्च, इसमें नई रिसर्च भी हो सकती है। इन सिंपल वर्ड, समथिंग इज मिसिंग इन द एग्जिस्टिंग स्टडीज। जो आपकी ये स्टडीज हैं इसमें कोई चीज मिस होती है, वो रिसर्च गैप होता है, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन करें। तो इसका पता कैसे चलता है कि ये जो रिसर्च गैप है एग्जिस्टिंग स्टडीज में वो क्या है। तो इसके लिए मैंने एक इमेज तलाश की है, क्योंकि मैं बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा हूँ। मुझे जहाँ से जो चीज़ रेलिवेंट मिल जाती है मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन है। तो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिसर्च गैप कैसे होता है। ये देखें जी, मेरा ख्याल है आपके लिए ये विजिबिलिटी अच्छी है, आपको इसमें सारा नजर आ रहा होगा। जी, कोई मुझे जवाब दे। यस सर, नजर आ रहा है। हाँ जी, ये असल में इमेज थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना, तो मैं इसलिए मैंने आपसे पूछा, थैंक यू। तो रिसर्च गैप, ये दरमियान में जो रेड है लिखा हुआ दायरा, वीकनेसेस ऑफ द पास्ट फाइंडिंग्स, जो दरमियान में मेजर एक ओवल शेप में रेड कलर है ऊपर टॉप पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो Kamu नॉलेज। dari kam ki. Ya dari bakal केस के. जी, सर कुछ कहा। नहीं नहीं सर, आपके कैरी ऑन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो है, ये वीकनेस ऑफ द पास्ट फाइंडिंग्स, जो पहले रिसर्च हुई हुई है उसमें कोई वीकनेस, वो वीकनेस हमें कहाँ से मिलेगी। आप लेफ्ट पे देखें, मेरे तो लेफ्ट पे, आपके राइट पे हो सकता हो, वो लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है।
और अगर आप मेरे राइट पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स अपॉर्चुनिटी, तो रिसर्चर खुद भी अपॉर्चुनिटी लेता है कि गैप को तलाश करने के लिए। और फिर जो रिसर्चर्स अपॉर्चुनिटी है वो एक्सपेक्टेड नॉलेज व्हाट इज रिक्वायर्ड अननोन। तो वो ये रिसर्चर ये देखता है कि किस पर काम नहीं हुआ। ये कोई आसान बात नहीं होती कि ये ढूंढना कि किस पर काम नहीं हुआ। इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले वाले काम का पता हो। और जब वो पहले वाले काम का पता नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर लेफ्ट पे आ जाए तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। तो लिटरेचर रिव्यू जो होता है ये पास्ट के नॉलेज को शो करता है और जो जाना जा चुका है। जबकि रिसर्चर की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो उस नॉलेज में होती है जो वो तवक्को रखता है कि नई चीज जानने के लिए। तो लिटरेचर रिव्यू और एक्सपेक्टेड नॉलेज, पास्ट नॉलेज और एक्सपेक्टेड नॉलेज, ये दो चीजें आपको ड्राइव करती हैं रिसर्च गैप की तरफ। तो रिसर्च गैप दरमियान में आ गया, आप रिसर्च गैप से एरोज जा रहे हैं। तो आप कौन से एरियाज में ये एक्सपेक्टेड नॉलेज ढूंढ सकते हैं या पास्ट के नॉलेज में से ढूंढ सकते हैं। तो गैप इन कंसेप्ट लिखा हुआ है आपके राइट पे। फिर उसी के नीचे गैप इन पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव का वर्ड भी स्टूडेंट्स को अक्सर को पता होता है, अक्सर को नहीं पता होता, ये भी समझना होता है। गैप इन थीरी, थीरी में गैप क्या है। गैप इन मेथडोलॉजी, जो जिस तरह से रिसर्च वो की गई है उस रिसर्च में मेथडोलॉजी का गैप क्या है। इसी तरह से गैप इन, अब लेफ्ट पे आ जाए, मेरे लेफ्ट पे है पॉपुलेशन, कि जिन लोगों से सवाल किए गए थे, जिन लोगों को फोकस ऑफ स्टडी बनाया गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। तो गैप, वो पॉपुलेशन कौन सी थी। फॉर एग्जांपल एडल्ट्स लिए थे, अब आप बच्चों पर करना चाहते हैं या आप सीनियर लोगों पर करना चाहते हैं, तो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। गैप इन एनालिसिस, एनालिसिस करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो जिस तरीके से एनालिसिस किया गया, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका एनालिसिस कहीं आगे है जो आज से 10 साल पहले एनालिसिस किया गया होगा। गैप इन एनालिसिस, गैप इन इम्प्लीकेशन। तो एक स्टडी की गई और उसके नतीजे में उसके असरात का जायजा लिया गया, किसी चीज के उसके उसके इम्पैक्ट का जायजा लिया गया। तो जो जायजा उस वक्त सोचा गया था उस जायजे में वो चीजें नहीं आई, तो इसका मतलब है वो जो रिसर्च है वो इम्पैक्ट को गेज करने में नाकाम होगी। तो इम्प्लीकेशंस। इसी तरह से गैप इन मेथड्स, किस तरीके से जो आपने जो मेथड्स यूज किए थे वो क्या थे। मेथड्स जो होते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं, टेक्टिकल होते हैं, जबकि मेथडोलॉजी जो होती है वो स्ट्रेटेजिक होती है और वो एक ज्यादा ब्रॉडर डोमेन को डील करती है। तो मेथडोलॉजी और मेथड्स में भी फर्क हो सकता है। यानी मेथडोलॉजी अगर क्वालिटेटिव है तो उसमें आपने इंटरव्यू का मेथड यूज किया, इंटरव्यू का टूल यूज किया, और उसमें आपने सिंगल पर्सन को पकड़ा और आपने फोकस ग्रुप को नहीं पकड़ा। फोकस ग्रुप का मतलब होता है बड़े ग्रुप को बिठा के उससे डिस्कशन करके रिजल्ट निकालना। तो आपके मेथड में भी प्रॉब्लम है। आप इधर से पहले क्वालिटेटिव मेथड में हुआ था तो आप क्वांटिटेटिव में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये गैप है। तो इस तरह से हम ये एरियाज गैप्स को हम तलाश करते हैं और फिर नोन और अननोन को मिला के हम वहां तक पहुंचते हैं जहां जो रिसर्च के लिए आपका नॉलेज आता है। जैसे उस जगह पर, जैसे ये तीन दायरे हैं, नोन, अननोन। अननोन वो है जिसको जो आपको रिसर्च के बाद नजर आएगा। नोन वो है जो लिटरेचर रिव्यू से आपने लिया और उसके नतीजे में आपके सामने इनकंसिस्टेंसीज आ जाएंगी उस फील्ड की, कंट्रोवर्सीज आ जाएंगी, कंफ्लिक्ट्स आ जाएंगी, कंट्राडिक्शन आ जाएंगी। तो ये नीचे दो और गोल जो सर्कल्स हैं ओवल शेप में, तो ये आपका आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेम था पहले, और हो सकता है कि वो कंसेप्चुअल फ्रेम भी चेंज हो जाए उस रिसर्च के नतीजे में, आप नए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ उसी पुरानी रिसर्च को देख रहे हैं। तो ये रिसर्च गैप्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ मजीद यही आइडिया आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लिटरेचर रिव्यू को। पास्ट नॉलेज based on literature review, previous studies shows weaknesses in the past, finding limitation, missing points। आप जब कोई रिसर्च पढ़ते हैं तो आप उसको पूरा जब पढ़ते हैं, उसकी प्रपोजल को, जो उसका प्लान, उसकी जो प्लान ऑफ स्टडी होता है या रिसर्च डिजाइन होता है, उसमें एक लफ्ज आता है लिमिटेशंस। तो आप लिमिटेशन को जब पढ़ते हैं तो वो रिसर्चर जो है वो लिखता है कि भाई मैंने जो रिसर्च की है ये मेरा एरिया है जहां मैंने रिसर्च की है, ये मेरी लिमिट्स हैं, इनसे बाहर मैंने रिसर्च नहीं की। तो जब वो ये कहता है, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करता है, तो जैसे आप कह लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने लीडरशिप पे रिसर्च की है, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर नहीं की, ये आप लिख देते हैं।
कि मैंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप होती है वो उस पर रिसर्च है मेरी, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है और उसको चलाने वालों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो उसमें फर्क होता है। तो आपकी लिमिटेशन हो गई लीडरशिप, और आपकी लिमिटेशन से बाहर चीज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिसर्च है इसमें लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं है। फिर आप दूसरे आर्टिकल को पढ़ते हो तो उसमें भी यही लिमिटेशन है कि मैंने लीडरशिप के इस एंगल से लीडरशिप को देखा, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को नहीं देखा। तो इसका आप नतीजे पर पहुंचते हो कि जो लिटरेचर रिव्यू मैंने किया, मैंने पढ़ा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे अभी काम नहीं हुआ। तो फिर जब आप उसको स्टडी करने लग जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और कई चीजें आपके सामने आएंगी, आप फिर कहोगे कि हाँ इसको मजीद नैरो डाउन करना है। रिसर्च का मतलब ही नैरो डाउन करना होता है, रिसर्च का मतलब फैलाव नहीं करना होता। फैलाव से हमने एग्जैक्ट चीज के ऊपर जाना होता है। यही हम आगे आप देखते हैं, आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और लिटरेचर रिव्यू की जो टेक्निक है ये अरिस्टोटल ने शुरू की थी, जो ग्रीक फिलोसफर था। उसने किताब लिखी थी द पॉलिटिक्स। उस किताब में उसने एक कंपैरेटिव स्टडी की थी ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थी 158, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े उसने, उनकी पूरी पिछली 500 साल हिस्ट्री पढ़ी। फिर उसने अपने कंसेप्ट दिए कि व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज गवर्नमेंट। तो वो आज भी बहुत रेलिवेंट है। गवर्नमेंट का जो आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है तो आपको इसी से शुरू करना पड़ेगा, अरिस्टोटल्स व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसने बताया कि अगर किसी चीज को आपने प्रेजेंट में किसी चीज को स्टडी करना है तो आपको वो तमाम स्टडीज करनी पड़ेगी जो उससे रिलेटेड पहले हो चुकी हैं। तो इसको उसने लिटरेचर रिव्यू का नाम दिया। तो रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू को इंट्रोड्यूस अरिस्टोटल ने करवाया। तो ये इतना मजबूत बैकग्राउंड रिसर्च का बन जाता है कि फिर आप आगे जो जो एक्सपेक्टेड नॉलेज होता है वहां तक जाने में आपको आसानी होती है। तो लिटरेचर रिव्यू इसके अलग से तरीके हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना होता है आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा लिटरेचर का मतलब होता है पास्ट स्टडीज, पास्ट कंटेंट, पास्ट नॉलेज। और अननोन कैसे करना है, जो एक्सपेक्टेड नॉलेज है, पास्ट का तो नो नॉलेज आ गया हमारे सामने। तो जो उस नॉलेज के बाद हम क्या चाहते हैं, आगे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट रिसर्चर्स वांट टू नो बट हैजंट बीन स्टडीड येट। तो वो क्या होता है जिसको रिसर्चर जानना चाहते हैं उसके ऊपर अब स्टडी नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है न्यू रिसर्च की। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि रिसर्च जो है आप इस एरिया में कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसर्च की पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे, और पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे मैंने हिस्ट्री पे नहीं की कि फलां सन में ये हुआ, फलां सन में ये हुआ, फलां सन में ये। मैंने इस पर रिसर्च नहीं की थी। मैंने की थी कि पाकिस्तान और यूएस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो जब मैंने उसका लिटरेचर रिव्यू निकालना शुरू किया तो एक 1982 की बुक नजर आई और एक मुझे 79 की बुक नजर आई, द रेड स्टार ऑन द रिवर नाइल, और एक पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे शीरीन खेली की किताब। सिर्फ दो किताबों में इन्फ्लुएंस पे काम हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बहुत तलाश किया, मुझे किसी और जगह से नहीं मिला कि दोनों ममालिक एक दूसरे को इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं। फिर मैंने ये कहा कि मुझे ये एरिया मिल गया जिसमें मैं अब रिसर्च कर सकता हूँ। और इन्फ्लुएंस स्टडीज जब मैंने करनी शुरू की तो वो तो बहुत ही एक्सपेंडेड थी, और पावर के साथ उसका लिंक था, तो पावर के कंसेप्ट तक पहुंचा। तो इस तरह से न्यू रिसर्च की तरफ आप आते हैं कि ये एरिया है जहां मैं रिसर्च कर सकता हूँ जो पाकिस्तान यूएस रिलेशन में इस पर काम नहीं हुआ। तो मेरे बाद जब मेरी पीएचडी होगी तो मेरे बाद एक और बंदे ने काम किया, उसकी किताबें मेरे पास है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान। इनके पास लेवरेजेस क्या हैं दोनों के पास, और दोनों की वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, उनकी जरूरियात क्या हैं, और उनकी टेक्निक्स क्या हैं। तो ये न्यू रिसर्च के लिए एक आपको लिटरेचर रिव्यू आपको रास्ता दे देता है। तो अब आते हैं जरा रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स की तरफ कि ये कितने किस्म के होते हैं। पीछे तो हमने उस पिक्चर में बहुत थोड़े से देखे, लेकिन अब हम इसको जरा ज्यादा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैप इन पॉपुलेशन। प्रीवियस स्टडीज डन ऑन अडल्ट्स बट नॉट ऑन टीनेजर्स। आप वो स्टडी एक देखते हैं कोई भी, तो स्टडी मैं बार बार कह रहा हूँ स्टडी देखते हैं, तो स्टडी से मेरी मुराद है आर्टिकल्स। आप जब कोई टॉपिक डिजाइन कर लेंगे, जैसे पीछे हमने तरीका बताया गैप तलाश कर लेंगे,
आप उस गैप के ऊपर जब लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो फिर आप उस गैप को एड्रेस करने के लिए रिसर्च डिजाइन टॉपिक डिवाइन एक उसकी फ्रेजियोलॉजी करेंगे, फ्रेजियोलॉजी उसके फ्रेजेस बनाएंगे। तो वो जो है ना, वो रिसर्च गैप के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है मेरी वही है, अभी इसके साथ ही जोड़ के, ताकि आप लोगों को एक पूरा एक होल मिल जाए कि गैप कैसे तलाश करना और फिर टॉपिक डेवलप कैसे करना है। तो जस्ट मैं इसको ऐसे एक सरसरी तौर पे आपको इसकी गहराई में अभी नहीं जाता। तो पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर आपने रिसर्च की होती है। जैसे मेरी जो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन मेरी थी वो लोग जो पॉलिसी फ्रेम कर रहे थे 9/11 के बाद। तो मैं, वो मेरी पॉपुलेशन थी, वो एक्सपर्ट्स थे, वो एम्बेसडर्स थे, वो रिटायर्ड जर्नल्स थे जो जिन्होंने जो जंग देखी ये 9/11 के बाद, पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर। तो वो मेरी पॉपुलेशन थी। तो इस तरह से पॉपुलेशन को आप डेवलप करते हैं। अच्छा, जो आपकी अब अगर आपने इन्फ्लुएंस देखना, आप कहेंगे आवाम से पूछते हैं, आम आदमी से पूछते हैं। आम आदमी से मुराद आपकी, फिर आप फिर तय करेंगे कि आम आदमी कौन हो सकता है आपकी पॉपुलेशन। तो वो आप आम आदमी से मुराद ये कि जो सड़क पर बैठते हैं लोग, जो गली मोहल्ले में खड़े होते हैं, जो सड़कों पे खड़े होते हैं, जो रेडी लगा रहे होते हैं, आप उनसे पूछें तो उनकी भी, वो भी बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन दे रहे होते हैं। तो उनकी ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन में नहीं ली गई, आम लोगों की नहीं ली गई, तो मैंने ले ली बड़े खास लोगों की। तो लिहाजा पॉपुलेशन चेंज कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग क्या कहते हैं, अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करता है। तो उनको, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव आपके सामने आ जाएगा। तो पॉपुलेशन चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। गैप इन एनालिसिस, प्रीवियस रिसर्च डिड नॉट यूज सर्टेन एनालिटिकल टूल्स। एनालिटिकल टूल्स होते हैं, हो सकता है पिछली दफा जो रिसर्च हुई हो उस टॉपिक पे जिस पर आप, जिस गैप पर आप काम कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो तो आप उस पर क्वांटिटेटिव लगा दें तो आपको गैप मिल गया। इसी तरह से गैप इन इम्प्लीकेशन, रिजल्ट डिड नॉट एड्रेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। आपने रिसर्च की, रिसर्च के नतीजे में जो नताइज आए उससे जो अमली मसाइल हैं उनको कोई हल नहीं मिला। तो आप फिर कहेंगे इसको ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें इसमें चेंजेस लानी होगी ताकि इम्प्लीकेशन हमें ऐसे मिले, आप रिजल्ट्स ऐसे मिले जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसी तरह से गैप इन मेथड, प्रीवियस स्टडीज यूज सर्वे ओनली बट नो इंटरव्यू। अगर पहले किसी स्टडी ने आपके उस टॉपिक पे, उस गैप पे काम किया भी हो, तो उन्होंने क्वेश्चनायर बना के उससे सर्वे कर लिया और उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया, तो उसका मेथड फिर मेजरमेंट पर था, वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच उसने अपनाई थी। तो आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, इंटरव्यू क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, तो इंटरव्यू के साथ मेथड चेंज करने से रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे, गैप आपको मिल जाएगा। गैप इन कंसेप्ट, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नॉट कंसीडर्ड। तो जो रिसर्च पहले की गई है उसमें कंसेप्ट कंसीडर नहीं किए जाते। जो कंसेप्ट नहीं कंसीडर किए गए, अगर आप समझें कि वहाँ कंसेप्ट लगा सकते हैं हम, कोई नया कंसेप्ट, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स रोल इन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। पाकिस्तान यूएस रिलेशन में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, आप कहेंगे तो बिल्कुल वो नई न्यू डोमेन है, इसके तरफ तो हम देख ही नहीं सक रहे, अभी तक देखा भी नहीं। तो नहीं जनाब, आप, बड़ा रोल है इसका एआई का। अगर हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अगर हम डीप सीक यूज कर रहे हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस डिफरेंट होगा। हम विदु सिस्टम यूज कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करता है, चाइनीज। और अगर हम जीपीएस कर रहे हैं अमेरिकन, तो अभी वो एआई को इतना यूज नहीं कर रहे, इसलिए उनकी प्रिसीशन हमसे कम है। तो ये कंसेप्ट को आप नए कंसेप्ट लगा सकते हैं या कोई पुराना कंसेप्ट उठा के लगा सकते हैं जो पहले उस स्टडी में नहीं दिया गया। गैप्स इन पर्सपेक्टिव, ओनली वन व्यू पॉइंट स्टडीड इग्नोरिंग अदर्स। कोई इशू आता है ना तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को देखना होता है। जैसे पाकिस्तान मिडल ईस्ट रिलेशन में शफकत रसूल साहब बता रहे थे, तो उसमें कितने एंगल हैं। एक पाकिस्तान का एंगल है कि वो किस तरह से मिडिल ईस्ट को देखता है, एक मिडिल ईस्ट का एंगल है वो किस तरह से पाकिस्तान को देखते हैं। और मिडिल ईस्ट में भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इसराइल भी तो है, वो किस पॉइंट से देखता है पाकिस्तान का मायदा। और इस तरह से अमेरिका भी तो है, वहाँ बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर एक स्टडी ऐसी हुई है जिसमें अरबों का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशन में, तो इसका मतलब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया गया। तो अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अरब ममालिक को देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या है। तो इसमें पर्सपेक्टिव चेंज और स्टडी चेंज। आगे चलते हैं जी। जो रिसर्च गैप हमें मिलता है, गैप इन थ्योरी, थ्योरी में भी गैप होता है। लैक ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन फाइंडिंग्स। तो रिसर्च की जाती है और हमारे जो अक्सर मैंने नोट किया, जो रिसर्चर होते हैं वो
एक डाटा कलेक्शन मशीन बन जाते हैं। डाटा कलेक्ट किया और उस डाटे को फिर किसी टूल के साथ इंटरप्रेट भी कर लिया। भाई ऐसा नहीं होता। आप पहले एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगाएंगे डाटे को देखने से पहले। यानी आप पाकिस्तान यूएस रिलेशन पर मैं कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगाऊंगा? अगर मैंने जंग और कन्फ्लिक्ट को स्टडी करना है जिसमें हम एक दूसरे के इम्पोर्टर रहे हैं, तो मैं लगाऊंगा रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आईआर का। तो मैं देखूंगा जंग को ज्यादा अच्छे तरीके से रियलिस्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मैं देख सकता हूँ बनस्बत मैं लिबरलिज्म के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से जो कॉपरेशन की बात करता है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो चेंज फाइंडिंग्स चेंज। तो पहली जो स्टडीज है अगर उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उन्होंने कोई और लगाया हुआ तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो थ्योरीज तो बहुत सारी होती हैं, हर फील्ड की अपनी थ्योरीज होती हैं। गैप इन मेथोडोलॉजी, वीकनेस इन रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, फला फला ईटीसी। तो ये कुछ रिसर्च की गैप्स हैं जो हम निकालते हैं। अब आगे चलते हैं जी, देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये हो गया मुकम्मल। अब मैं आपको इसकी वर्कशीट भी भेजता हूँ ग्रुप में, तो वो आप काइंडली ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा। और उसका प्राइवेसी अगर लगी तो मैं शक्कर रसूल साहब से कहूँगा कि जब ये आप उसको हटा दें तो जब वो जो आप अपना वर्कशीट मुकम्मल कर रहे हैं तो उसमें अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मैं और अपना नाम ऊपर जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं अपने नाम लेके उसका एनालिसिस आपको पेश करूं कि आपने कैसे काम किया है। और एक चीज आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि नीचे मैंने उसकी की भी दी हुई है जो वर्कशीट है। तो आप खुद ही अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कहाँ से आपने मिस किया, आपसे कहाँ से जवाब आपका ठीक नहीं था। तो वो आपने की के साथ उसे कर लेना, मैं फिर उसको एक दफा रीचेक कर लूंगा आपके किए हुए काम को। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। वर्कशीट आपने जरूर करनी है और वर्कशीट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने वर्कशीट इसके फौरन बात करनी है, जैसे ही मैं ऑफ होता हूँ तो आपने उसको इसी के साथ ही करना है। और आपने ये वाली जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई ये भी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर वर्कशीट को हल करना शुरू करें। उसको हल करने के बाद आखिर में इसकी की को कंसल्ट करें और अपनी गलतियों को नोट डाउन करें। वो मैंने जो वर्कशीट है वर्ड पे भी बनाई है, इसलिए बनाई है कि आप उसमें एडिट कर सकें। तो ये प्रैक्टिस करें और कल 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एक दफा फिर रिवीजन कर लेनी है इसकी। ये 24 आवर्स का असूल जो है SQ3R फार्मूला एक अमेरिकन ने बनाया था 1924 में, कि आप अगर कोई चीज पढ़ते हैं उसको 24 घंटे में आप दोहराई कर लेते हैं तो वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। वो आपको आप उससे आपकी स्किल डेवलप होती है। तो ये मेरी कुछ तजावीज थी, गुजारिशात थी। तो अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फौरी फौरी कर लें ताकि हम फिर आगे बढ़ जाएं, टॉपिक की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमारे पास हमने एक दिन जाया किया। जी सर, आई एम ऑडिबल सर? जी जी। अच्छा सर, मोहम्मद गफ्फार सर। सर मेरा क्वेश्चन दो दो चीजें। एक तो मैं आई वांटेड टू नो अबाउट द ओंटोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी फॉर द हाउस एज वेल, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये मेटाफिजिक्स से, ओंटोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी से। तो इसका थोड़ा सा हमें रिलेशन बता दें रिसर्च के साथ, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कहीं फॉल कर रही होती है हमारी रिसर्च। एक थ्योरेटिकल साइड से ये थोड़ा सा काइंडली थोड़ा हमें इस पे सर गाइड कर दीजिए। और दूसरा इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रिसर्च होती है सर, उसके बारे में थोड़ा बता जी जी। हम आपका नाम क्या है सर? दें। सर गफ्फार नाम है। गफार साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक अच्छा है। सर, मुझे जो एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर, ये मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट, उसके बाद हम सेम ही लिंक से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। चले चले मैं फिर वो ये शेयर कर देता हूँ उतनी देर में। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू।